नमस्कार, खबर में दम है में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ऋषिका। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम। सियासी चर्चा से लेकर आम जन से जुड़ी समस्याओं तक की वैसी खबरों की करेंगे बात जिनमें दिखा दम। तो चलिए शुरू करते हैं, खबर में दम है। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच रीट 2022 की परीक्षा का चरण पूरा हुआ। पिछली गलती से सबक लेते हुए प्रशासन ने सख्ती की इंतहा कर दी। तेज बारिश या किसी दुर्घटना के शिकार परीक्षार्थियों को भी 5 मिनट की देरी पर एंट्री नहीं दी गई, तो कई अभ्यर्थी तो बोर्ड की गलती की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए। देखिए कैसे प्रशासन के साथ ही मौसम ने भी परीक्षार्थियों की परीक्षा ली। महापरीक्षा में सख्ती पड़ी भारी। अभी एग्जाम देने नहीं दे रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहे हैं और अधिकारी भी बाहर नहीं आ रहे हैं, पुलिस वाले भी नहीं जाने दे रहे हैं हमारे को। लाखों की उम्मीदों पर बारिश का अटैक। मैं सर अभी 9:05 पे आप यहाँ आ गया था सर, बारिश की वजह से हुआ था लेट। बारिश की वजह से हम लोग लेट हो गए। मैंने रैपिडो को बुक किया, उसने 4-5 बार कैंसिल कर दिया। ट्रैफिक इतना था, आपको पता ही है, नॉर्मल हल्की फुल्की बारिश हो जाती है तो इतना ट्रैफिक हो जाता है। प्रशासन की जबरदस्त सख्ती के बीच राजधानी जयपुर सहित प्रदेश भर के अंदर रीट के अभ्यर्थियों की मौसम ने भी इम्तिहान लिया। मौसम का इम्तिहान ऐसा था कि रीट अभ्यर्थी जब परीक्षा केंद्र तक पहुंचते मौसम की वजह से हो गई देरी, और जब परीक्षा केंद्र पहुंचे तो हो चुका था तय समय से ज्यादा वक्त। ऐसे में कुछ परीक्षा केंद्रों पर प्रशासन ने राहत दी तो कई जगह परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थी जो थे वो रोते हुए नजर आए, प्रशासन से और पुलिस से गुहार लगाते हुए नजर आए कि उन्हें प्रवेश दे दिया जाए। मगर कुछ एक जगहों को छोड़ दें तो प्रशासन के अधिकारियों का दिल वहां पर नहीं पिघला। हमारे सर पोटिकोया के वहाँ 7:45 बजे हमारा एक्सीडेंट हुआ था। 7:45 बजे उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलता है, हम लोग वहाँ रुके 15 मिनट, उस वजह से हम 15 मिनट लेट हो गए। हमारी गाड़ी स्लिप हुई थी सर। 9:05 पे हम यहाँ थे, एंट्री नहीं दी जाती। नियम से बंधे सेंटर पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और अधिकारियों ने तो परीक्षार्थियों से उनकी बात भी नहीं सुनी, लेकिन मंत्री खाचरियावास ने परीक्षार्थियों के साथ हमदर्दी दिखाई। एग्जाम का टाइम 10 बजे था, जो आपको उठाना चाहिए। आपको समझा रहा हूँ, आज जो पाप हुआ बड़ा वो ये हुआ है कि पुलिस को कोई हक नहीं था। इतनी बरसात के बीच में बच्चियां रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, और आप उनको 9:20 पे रोक दिया। क्या नकल रोक रहे हो? 2 मिनट लगती है चेक करके। मैंने एग्जाम नहीं दिए क्या? आपको क्या राइट है? ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग मैं करूंगा मुख्यमंत्री। आपको दिखा रहे हैं पूरे प्रदेश की महापरीक्षा की वो तस्वीर जो परीक्षार्थियों के साथ ही प्रशासन की अग्नि परीक्षा की तरह रही। जयपुर से लेकर जैसलमेर तक शहर शहर यूं ही लगा परीक्षार्थियों का मेला। मौसम की बेरुखी से बेजार हुए परीक्षार्थी अगर समय पर परीक्षा केंद्र पहुंच पाए तो उनके चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है, तो तेज बारिश की मार के कारण वक्त पर नहीं पहुंच पाए तो आरजू मिन्नत करते हुए दिखाई दिए। जी सर, 5 मिनट में जैसे टोल पे लग जाते हैं, 15-20 मिनट तो। मैम उसका नहीं है, पहले उसको पहले भी डिस्क्वालीफाइड कर दिए थे वैसे। पूरी कोशिश की गई थी हमारी साइड से, लेकिन आप नॉर्मल समझ सकते हैं कि नॉर्मल 5 और 10 मिनट्स वी आर हैविंग डिले। लेकिन प्रशासन की सख्ती के 2 रंग भी दिखे। जैसलमेर में सेंटर पर लेट आने वाले अभ्यर्थियों के बीच भेदभाव की भी खबरें आई। एक और जहां कुम्हारपाड़ा सेंटर पर भर्तियों को लेकर 5 मिनट लेट आने पर रोक दिया गया, वहीं एसपी के कॉलेज सेंटर पर 9:28 पर भी अभ्यर्थियों को एंट्री दी गई। कोई बात करने को तैयारी नहीं कि इसी रूप से मना है, अंदर नहीं आने दिया जाएगा। बाकी 12 महीने की तैयारी है, 2-4 महीने की, उसका से पानी फिरता है सर, रखी तो क्या जी दुख तो बहुत हो रहा है। 9:05 पर यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने ना एंट्री देना बंद किया। दूसरे वाले कॉलेज वगैरह सब में देखे हैं 9:30 तक एंट्री दे रहे हैं, यहाँ पे 9:05 पर आए, उन्होंने एंट्री देने से मना कर, रिक्वेस्ट की पर फिर भी नहीं मान रहे।
कहते हैं दूध का जला छाछ को फूंक फूंक करके पीता है। कुछ ऐसा ही इस बार किया शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा विभाग ने। साल 2021 की रीट की परीक्षा में जब पेपर लीक हुआ तो सरकार की बदनामी हुई, लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हुआ। ऐसे में प्रशासन ने शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के 1376 परीक्षा केंद्रों पर 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा अभय कमांड सेंटर में बैठ करके पैनी नजर रखी गई कि परीक्षा जो है पूरी तरह से कामयाब हो, और इस काफी हद तक इस परीक्षा को कामयाब बनाने में प्रशासन भी सफल होता हुआ नजर आया। हर परीक्षा केंद्र पर कम से कम 2 पुरुष पुलिसकर्मी, 2 महिला पुलिसकर्मी और 2 होमगार्ड के जवान तैनात किए गए। परीक्षा केंद्र पर पेपर आने से लेकर फिर से पेपर जाने तक के हर पल की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, घड़ी जैसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की एंट्री बैन रही। अभ्यर्थियों को शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता और कुर्ती पहनने की इजाजत रही। महिला अभ्यर्थियों के लिए दुपट्टा पहनना पूरी तरह से बैन रहा। वहीं पतले सोल के जूते, चप्पल और सैंडल पहनने की ही अभ्यर्थियों को इजाजत मिली। रीट परीक्षा में नकल के खिलाफ बने कानून को लागू किया गया है, जिसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 से 12 साल की सजा और आरोपी की संपत्ति सीज करने का भी प्रावधान है। परीक्षा शुरू होने के साथ ही प्रशासन ने सख्ती भी दिखानी शुरू की। बीकानेर में 2 लोगों को पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और स्पाई कैमरे के साथ पकड़ा है, तो करौली में भी 2 संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लिया गया। राजकीय महाविद्यालय परिसर से परीक्षा शुरू होने से पहले 2 संदिग्धों को परीक्षा सेंटर के आसपास घूमते हुए पकड़ा। देखिए, वो थोड़े सस्पिशियस पाए गए थे। अभ्यर्थी नहीं है वो, वहाँ पे कॉलेज के आसपास के एरिया में घूम रहे थे, उनको भी पकड़ा है। प्रदेश के लाखों युवाओं की उम्मीद से जुड़ी रीट की इस परीक्षा को लेकर के प्रशासन में साफ तौर पर खौफ देखने को मिला। प्रशासन ने पेपर लीक ना हो या इस तरह की कोई और घटना ना हो, इसके लिए इस परीक्षा के अंदर ये इंतजाम किया। चुनाव की भांति केवल सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई। पूर्व में ऐसा होता था, एनजीओ या अन्य लोगों की ड्यूटियां लगती रहती थी, और पिछली बार की गड़बड़ी में ऐसे ही लोगों का हाथ भी सामने आया था। इसलिए शासन प्रशासन की इस वक्त चल रही अग्नि परीक्षा और रीट के परीक्षार्थी अपनी परीक्षा को लेकर के लगातार पूरे जोश के साथ अपने अपने सेंटर्स पर पहुंचते जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। भरतपुर में पूज्य पर्वतों में खनन रोकने के लिए संत विजयदास के बलिदान ने प्रदेश की सियासत में हलचल मचा दी है। इलाके में अवैध खनन रोकने का विरोध कर रहे संत समाज के अगुवा बाबा विजयदास ने 20 जुलाई को खुद को आग लगा लिया था। सवाल है कि करीब 550 दिन से चल रहे आंदोलन को लेकर प्रशासन ने आंखें क्यों बंद कर रखी थी। हृदय विदारक सूचना है कि पूज्य संत विजयदास जी दिव्य ज्योति में लीन हो गए। अवैध खनन के खिलाफ एक संत की कुर्बानी। राजस्थान की सरकार और तमाम प्रदेश के लोगों को संत विजयदास के निधन का बहुत दुख है। संत विजयदास जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, उनका संघर्ष हमेशा अमर हो गया। भरतपुर में संत आक्रोश, प्रदेश की सियासत हाई। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहता हूं कि सरकार बाबा विजयदास की हत्या की पापी है। उसको हत्या के लिए उकसाने का पाप यदि किसी ने किया है तो अशोक गहलोत सरकार ने किया है। उन्होंने पहले ही चेतावनी दे दी थी और कई बार वार्ता भी हुई, उसके बावजूद उनका आज्ञा का प्रयास प्रशासन की नजरों के सामने या तो निश्चित तौर पे ये प्रशासन की चूक है। भरतपुर में धार्मिक आस्था से जुड़े पर्वत आदिबद्री धाम और कनकांचल में अवैध खनन रोकने को लेकर चल रहे संत समाज के आंदोलन में जब हंगामा मच गया, जब इस पूरे मामले में प्रशासन की कोताही की वजह से संत विजयदास ने खुद को आग लगा ली। मामले को लेकर के भरतपुर में अभी हंगामा जारी है और कहीं से भी संत समाज इस मामले में पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। हम तो यही कहते हैं सरकार से और बड़े बड़े अधिकारियों से कि संत की कुर्बानी विफल न जाना चाहिए, इससे हमारे धर्म की हानि होती है। हिंदू धर्म की अगर रक्षा करना है तो उनकी बात को मानना ही पड़ेगा। देश की रक्षा के लिए ही कर रहे हैं, कोई अपने लिए तो कर नहीं रहे हैं। तो इसमें सुनवाई की जाए, सरकार से हमारा यही कहना है। नहीं, इसमें जैसा भी कदम उठाना पड़ेगा, संतों को पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल धार्मिक आस्था वाली इस पहाड़ी में खनन को रोकने के लिए 550 दिन से ज्यादा वक्त से संत समाज आंदोलन कर रहा है, लेकिन इस पर सुनवाई न होती देख संतों का आक्रोश फूटा और संतों ने अपने तरीके से इस पर विरोध जताया। एक साधु विरोध जताने के लिए टावर पर चढ़ गए तो दूसरे संत ने
विरोध स्वरूप खुद को आग के हवाले कर लिया। विजयदास बाबा ने हार के ये कदम उठाया और परेशान होकर कि भाई अब आत्महत्या ही करना बेहतर है और ये नहीं हटाएगी सरकार। अब देखो सरकार ने कह दिया, क्या कही है उसमें देखो क्या होता है। विश्वास है आपको? हाँ विश्वास, ये सरकार का तो विश्वास ही करना पड़ेगा। भरतपुर में संत समाज लगातार आंदोलन कर रहा था, प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत करा रहा था, लेकिन प्रशासन उनकी मांगों को सुनने में कोताही करता रहा। लेकिन जब संत विजयदास ने खुद को आग लगा ली तो सख्ते में आए प्रशासन ने वक्त रहते एक्शन लिया। वहीं इस घटना को लेकर आरोप प्रत्यारोप भी सामने आ रहे हैं। बीजेपी इसके धार्मिक एंगल को लेकर सरकार पर हमलावर है तो कांग्रेस का पलटवार है कि बीजेपी को राजनीति के अलावा कुछ नहीं आता। भविष्य में अवैध खनन को रोकने का जो भी आपके दिमाग में प्लान थी उसको अगर कर लेते तो इस प्रकार से एक साधु को इस आत्महत्या करने के लिए प्रेरित नहीं होना पड़ा और उसके कारण से सारा राजस्थान शर्मिंदा है। एक संत जब टावर पर चढ़ गए उसके बाद उन्होंने अपने आप को आग लगा लिया, आत्महत्या की कोशिश की और आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। राजस्थान की सरकार ने पूरी कोशिश की और उनको दिल्ली तक भेजा, लेकिन इलाज नहीं हो पाया। उसके बाद जो मैंने संतों के स्टेटमेंट सुने उसके बाद लिखित में समझौता वहाँ पूरा खनन बंद कर दिया गया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी इस घटना को गहलोत सरकार की लापरवाही मानकर हमला बोला। राज्य सरकार ने संतों की आवाज को सुनी लेती और अगर उन्होंने 551 दिन का समय नहीं लगाता और समय रहते वो सही तरीके से एक्शन ले लेते उनकी बात को सुन के, तो आज उनकी जान नहीं जाती। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि विजयदास जी को आत्मदाह करने के लिए प्रेरित करना राजस्थान सरकार की हठधर्मिता का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने एक तरीके से खनन माफिया के खिलाफ अपने प्राणों की आहुति दी है और उनकी मौत का जिम्मेवार कोई है तो इस खनन माफिया को संरक्षण देने वाली राजस्थान की सरकार है। सीएम अशोक गहलोत ने तुरंत अवैध खनन के खिलाफ रिव्यू बैठक बुलाकर एसपी को बिना दबाव के खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए कहा है। दरअसल भरतपुर के डीग थाना इलाके के पसोपा गांव में साधु संतों के आंदोलन के बीच एक साधु विजयदास ने खुद को आग के हवाले कर दिया। वो पिछले 551 दिन से अवैध खनन के खिलाफ चल रहे आंदोलन का हिस्सा था। बदन में आग लगाकर राधे राधे कहते बाबा को दौड़ते देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस कर्मियों ने ही कंबल डालकर उनकी आग बुझाई और अस्पताल ले गए। भरतपुर में धार्मिक आस्था की पहाड़ियों पर खनन को लेकर साधु संत आंदोलन कर रहे हैं। डीग क्षेत्र के आदि बद्री धाम और कनकांचल में अवैध खनन के विरोध में यह आंदोलन है। मामला भले ही अवैध खनन से जुड़ा हो, लेकिन इस पूरे आंदोलन की कमान संतों के संभालने की वजह से इस मामले में सियासत की एंट्री हो चुकी है। पिछले काफी समय से गहलोत सरकार धार्मिक पक्षपात का आरोप झेल चुकी है, लेकिन इस मामले को निपटाने में पूरी जल्दबाजी दिखा रही है। वहीं बीजेपी इस मामले को यूं ही अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। लेकिन एक बात जायज है कि जब पिछले 550 दिन से संतों का यह आंदोलन चल रहा था तो प्रशासन ने लापरवाही क्यों दिखाई। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए भरतपुर से। पहले दलित और अब एक आदिवासी समाज से आने वाली महिला को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन कर बीजेपी ने अगला मास्टर स्ट्रोक चला है। माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति भवन पहुंचाकर बीजेपी आदिवासी समाज को संदेश दे रही है और बीजेपी का यह आदिवासी कार्ड 2023 की जंग में कारगर हो सकता है। आदिवासी कार्ड 2023 में होगा कारगर। सम्मान के बहाने बीजेपी का प्लान। देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर बड़ी जीत हासिल करने वाली द्रौपदी मुर्मू के जरिए बीजेपी ने साल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए मास्टर स्ट्रोक चला है। आदिवासी समाज से जुड़े
सांसदों को राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का प्रस्ताव बनाकर बीजेपी ने पहले ही संकेत दे दिए थे। अब आदिवासी अंदाज में उनका सम्मान कर बीजेपी ने अपना मैसेज साफ कर दिया है। ये तो सिर्फ एक वानगी है। पहली आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च पद पर आसीन कराने की बीजेपी की पहल। आदिवासी वोट बैंक को मजबूत कराने के कवायद के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अब बीजेपी आदिवासी बाहुल जिलों बांसवाड़ा और डूंगरपुर में वागड़ जनजाति गौरव पद यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा को बीजेपी की आदिवासी क्षेत्र में राजनीतिक कमजोरी दूर कर चुनावी लिहाज से मजबूत पकड़ बनाने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। आदिवासी इलाकों में पार्टी की वागड़ जनजाति गौरव पद यात्रा का मकसद आदिवासी समाज को साधना है। आदिवासी धार्मिक स्थलों और मंदिरों के देव दर्शन के साथ निकलने वाली इस यात्रा के दौरान आदिवासी क्षेत्र के लोगों से बीजेपी के बड़े नेता मुलाकात करेंगे और उनका फीडबैक लेंगे। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर पहुंचाने में योगदान के लिए पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार व्यक्त करने का भी कार्यक्रम है। 24 जुलाई की सुबह 8 बजे बांसवाड़ा के मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में दर्शन के बाद यात्रा की शुरुआत होगी। 25 जुलाई की दोपहर 12 बजे डूंगरपुर के बेनेश्वर धाम में दर्शन के साथ यात्रा संपन्न होगी। करीब 41 किलोमीटर की इस पद यात्रा के दौरान सतीश पुनिया आदिवासी परिवार के यहाँ दोपहर का खाना खाएंगे और रात्रि विश्राम करेंगे। दरअसल 2023 के विधानसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी के इस आदिवासी कार्ड को काफी अहम माना जा रहा है। फिलहाल विधानसभा में एसटी विधायकों की संख्या 33 है, जिनमें से 8 विधायक सामान्य सीट पर जीते हैं। इनमें से कांग्रेस के 17 विधायक, बीजेपी के 9 और बाकी 5 विधायक अन्य दलों से हैं। डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी बहुल इलाके की 9 में से सिर्फ 3 सीट ही बीजेपी के पास है। मौजूदा समय में डूंगरपुर जिले की 4 सीटों में से सिर्फ 1 सीट आसपुर से बीजेपी के गोपीचंद मीणा विधायक हैं। बांसवाड़ा जिले की 5 में से 2 ही सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। घाटोल से बीजेपी के हरेंद्र नीनामा और गढ़ी से कैलाश चंद मीणा बीजेपी विधायक हैं। हालांकि आदिवासी समाज को मूल रूप से बीजेपी का समर्थक माना जाता है, लेकिन साल 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी सीटों पर पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। एसटी के लिए रिजर्व 25 सीटों में से सिर्फ 8 सीटें ही बीजेपी के पास आई, लेकिन साल 2023 में सरकार का सपना देख रही बीजेपी जाहिर तौर पर आदिवासी सीटों पर अपनी जीत का आंकड़ा बढ़ाना चाहेगी। तो आदिवासी इलाकों में बीटीपी का बढ़ता दबदबा भी बीजेपी को चिंता में डाल रहा है। कैमरा पर्सन यासीन के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं और अब तक संकट मोचक रहे विधायक सवाल उठाने लगे हैं। बात हो रही है कांग्रेस में अंदर से उठते नाराजगी वाले सुर की। वाजिब अली समेत कई ऐसे विधायक हैं जो अपनी ही सरकार के मंत्रियों के कामकाज पर सार्वजनिक रूप से सवाल उठा रहे हैं। बाकी में बहुत सारे मंत्रियों का रवैया ऐसा है कि उन्हें लगता है कि वो हमेशा जिंदगी भर के लिए मंत्री बन गए, लेकिन ऐसा नहीं है। सबकी सुनवाई हो रही है, सबका काम हो रहा है, और यदि किसी की नाराजगी है तो सबकी दूर करेंगे हाथ जोड़। संकट मोचकों के सवाल से घिरी सरकार। जितने भी हम लोग अब पीसीसी में जन सुनाई कर रहे हैं, कांग्रेस कल्चर के लोग नहीं हैं, और हमने तो कांग्रेस की सरकार है वो बनाई भी है, इसको बचाया है। कल्चर हमारा कांग्रेस कल्चर में अभी हम सेट नहीं हो पाए। मंत्रियों पर निशाना, विपक्ष का काम आसान। विधानसभा चुनाव में अब 1 साल का वक्त बचा है। सरकार को लेकर भले ही कोई संकट ना हो, लेकिन राजस्थान सरकार के मंत्रियों पर पार्टी के विधायकों के सवाल से मामला रोचक बन गया है। सत्ता पक्ष ही जब विपक्ष की भूमिका में आ जाए तो विपक्ष का काम आसान हो जाता है। विकास की धीमी रफ्तार से जुड़े जो सवाल बीजेपी को उठाने चाहिए थे वो कांग्रेस के विधायक ही उठा रहे हैं। मतलब साफ है कि बीजेपी का रास्ता साफ हो रहा है। निश्चित तौर पर बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे मंत्री चाहे बीडी कल्ला जी हो, इनके डिपार्टमेंट में काम ही नहीं होते। मैंने पहले भी कई बार शिकायत करी है, और जब और विभागों के मंत्री थे, बहुत से मंत्री हैं आप उनसे जल्दी से मिल ही नहीं सकते, तो नाम लेने की बात नहीं है। ये है बीएसपी से कांग्रेस में आए वाजिब अली, जिनकी माने तो गहलोत सरकार के वरिष्ठ मंत्री बीडी कल्ला का काम का तरीका सही नहीं है।
लेकिन वाजिब कई और मंत्रियों के कामकाज पर भी नाराजगी जता रहे हैं। तो कुछ ऐसी ही भाषा सरकार में मंत्री राजेंद्र गुढ़ा भी उठा चुके हैं। उन्होंने शांति धारीवाल पर सवाल उठाए तो पूर्व मंत्री हरीश चौधरी ओबीसी वर्ग के साथ नाइंसाफी का आरोप लगाकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश प्रमुख किसी भी तरह की शिकायत को सार्वजनिक न कर पार्टी फोरम में उठाने की नसीहत विधायकों और नेताओं को दे चुके हैं, लेकिन उस पर अमल करता कोई नहीं दिख रहा। सभी हमारे मंत्री विधायक पदाधिकारियों से आग्रह करूंगा कि वो किसी के भी खिलाफ, चाहे वो धारीवाल जी हों चाहे कोई हो, किसी के भी खिलाफ सार्वजनिक रूप से कोई बयानबाजी या कोई बयान नहीं दे। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस सरकार के लिए विपक्ष के साथ साथ उनके अपने विधायक मंत्री भी बड़ी चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। सरकार के मंत्रियों के खिलाफ सबसे ज्यादा मुखर हैं 6 विधायकों का वो गुट जो बीएसपी की टिकट पर चुनाव जीता, लेकिन बाद में कांग्रेस में शामिल हो गया। संदीप यादव, लाखन मीणा, कांग्रेस विधायक खिलाड़ीलाल बैरवा और गिरिराज सिंह मलिंगा की नाराजगी कई बार सामने आ चुकी है। आरोप है कि 4 साल की सेवा के बाद भी उनके इलाके में काम नहीं हो रहे। सवाल विभागों से जुड़े मंत्रियों पर है, जिन पर नजरअंदाज करने का आरोप है। राजस्थान सरकार का ये संकट इसलिए भी गहरा लगता है क्योंकि पहले सरकार के लिए संकट मोचे बने विधायक ही इस बार नाराज हैं। इनमें से कई मुख्यमंत्री के बेहद खास माने जाते हैं। शिकवा इस बात को लेकर है कि इस संकट के समय सरकार को बचाने से लेकर हर चुनाव में परफॉर्म करने के बावजूद मंत्रियों के स्तर पर सुनवाई नहीं होती। विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में विधायकों के सवाल का मकसद चाहे जो भी हो, लेकिन ये पार्टी के चुनावी लिहाज से तो सही नहीं ही कहा जा सकता है। कैमरामैन यासीन अंसारी के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18, जयपुर। नुपुर शर्मा की हत्या करने के मकसद से पाकिस्तान से आए घुसपैठिए की कोशिश भले ही नाकाम हो गई हो, लेकिन उसके मकसद से बड़ी साजिश की बू आ रही है। पूछताछ में उसने अपने किसी सरपरस्त का नाम तो नहीं बताया, लेकिन अंदेशा है कि इतनी बड़ी साजिश में उसके पीछे कोई और जरूर होगा। नुपुर शर्मा की हत्या के मकसद से सीमा पार कर श्रीगंगानगर में दाखिल हुआ पाक घुसपैठिया। रिजवान अशरफ ने सुरक्षा एजेंसियों को जांच में जरा भी सहयोग नहीं किया। उसने अपने मकसद के बारे में तो साफ साफ बताया, लेकिन भारत में सहयोग देने वाले किसी मददगार के बारे में खुलासा नहीं किया। पूछताछ चल रही है। जो एक नया तथ्य सामने आया वो ये है कि अगस्त 2021 में लाहौर फोर्ट में इसी व्यक्ति ने महाराजा रणजीत सिंह की एक प्रतिमा थी जिसको तोड़ दिया था। उस पर उसे गिरफ्तार किया गया वहां की पुलिस द्वारा। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल में रहा कई महीने। उसके बाद अभी उस केस में बेल पर चल रहा है। तो फंडिंग भी हो रही है उसको किसी प्रकार की? नहीं, फंडिंग जैसे अभी कोई तथ्य सामने नहीं आया। नहीं, वहां का जो पाकिस्तान जो तहरीक है वो नहीं, उससे नहीं। इसको बेल आउट भी इसका कहना है इसके परिवार ने ही कराया था। तहरीक तालीब से तो ये इंस्पायर्ड है, ये उसका सदस्य है, अभी इस बात के कोई प्रमाण नहीं। पिछले कुछ वक्त से हिंसा और तनाव झेल रहे राजस्थान में सरहद पार से आई इसी नई मुसीबत ने सभी को सख्ती में डाल दिया। प्रदेश के साथ ही देश भर की जांच एजेंसियां पाक से आए घुसपैठिए के मकसद को जानकर हैरान है। जांच एजेंसियों की संयुक्त पूछताछ में जो खुलासे हुए हैं उसके मुताबिक भले ही उसने किसी मददगार का नाम अभी तक नहीं बताया, लेकिन घुसपैठिया रिजवान अशरफ पाकिस्तान में एक दक्षिणपंथी इस्लामिक समूह तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़ा था। इस कट्टरपंथी समूह ने 1 महीने पहले नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ घुसपैठिया रिजवान के गांव में विरोध मार्च निकाला था। तो खबर है दम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।